साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है डेली जो न्यूज़पेपर आता है, उसके जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं जिनसे आपके करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, उनके संबंध में यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे आज तारीख है 12 मार्च, तो 12 मार्च का जो जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जो हमारे करंट अफेयर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, उन बिंदुओं के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 500 यात्रियों से भरी हुई ट्रेन को जो है हाईजैक कर लिया गया, उसके बारे में। तो देखिए, ये घटना हुई कहाँ पे? तो पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में आपका 11 मार्च को बंदूकधारियों ने एक यात्री ट्रेन पर गोलाबारी कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना में ट्रेन के चालक समेत कई यात्री घायल हुए। इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? ये महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे बीएलए कहते हैं, इसने ली है। और ये घटना हुई कहाँ पे है? तो देखिए, क्वेटा से खैबर पख्तूना क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में ये घटना हुई है। देखिए, बलूचिस्तान की यदि बात करें तो बलूचिस्तान जो है ये आपका वर्तमान में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। सबसे बड़ा प्रांत है, परंतु जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ जनसंख्या काफ़ी कम है। कम जनसंख्या वाला प्रांत भी है ये। अब जो महत्वपूर्ण है, पहली चीज़ कि कहाँ पे घटना हुई है? पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में। किसने ये जिम्मेदारी ली है इसकी? तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ठीक है। देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और बलूचिस्तान के बारे में देखें तो इसके लिए हमें पेज नंबर 8 पे चलना पड़ेगा। तो पेज नंबर 8 पे हम लोग पहुंचते हैं। वहाँ इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियां हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 8। यहाँ पे देखिए देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष अक्टूबर में पाकिस्तान रेलवे ने 1.5 महीने से अधिक समय के निलंबन के बाद क्वेटा और पेशावर के बीच रेल सेवाएं बहाल की थी। ठीक है। उसके बाद ये घटनाक्रम देखने को मिला है। अब थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान आप देखेंगे तो ये तेल और खनिज संपन्न है और पाकिस्तान के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है। और ये स्थित कहाँ है? तो ये जो है आपका ये दक्षिण अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर उससे सीमा साझा करते हुए ये रहा, मतलब स्थित है। और ये काफ़ी समय से हिंसक अलगाववाद से जूझ रहा है। और ये जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, इसे पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका ने इस पर जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो ये आपका इसके बारे में था। अब आगे चलते हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा ये भी जान लें कि क्या ऐसी घटनाएं कभी भारत में हुई हैं जहाँ पे ट्रेन का हाईजैक किया गया है, रेल का हाईजैक किया गया। तो आप देखें, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक आपकी 2013 की घटना, दूसरी 2009 की है। 2013 में क्या हुआ था? 6 फरवरी 2013 को मुंबई हावड़ा मुख्य रेलवे मार्ग पर सिरसा गेट से कुम्हारी के बीच करीब 13 किलोमीटर तक जनशताब्दी ट्रेन का अपहरण करके रखा गया था। बाद में सुरक्षा बलों ने किसी तरह ट्रेन को मुक्त कराया और इस मामले में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दूसरी घटना 2009 की है। हथियारबंद माओवादियों ने भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण किया। जंगल महल में करीब 300 से 400 माओवादियों ने ट्रेन को अपने कब्जे में कर लिया था। काफ़ी मशक्कत के बाद जो है इसे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया गया था। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट आई है प्रदूषण के संबंध में। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो हर साल जो है जारी किया जाता है। किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी आई क्यू एयर की जो विश्व वायु गुणवत्ता रपट है 2024 की, ये अभी जारी हुई है। तो इसकी जो मुख्य बिंदु है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा ये जारी कौन करता है? तो ये जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है 2024, इसे स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी आईक्यू एयर ने जारी किया है। इसमें बताया गया कि दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 जो है वो भारत के हैं। 13 भारत के हैं। और इसमें भी जो सबसे टॉप पे जो शहर है वो कौन सा है? वो असम का बर्नीहट्टा है। बर्नीहट्टा जो असम का है, इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना हुआ है, जबकि भारत 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया। जबकि 2023 में जो था, 2024 में 5वां सबसे प्रदूषित देश है, जबकि 2023 वाली जो रिपोर्ट थी उस सूची में भारत तीसरे स्थान पे था। मतलब कह सकते हैं कि हमने कुछ बेहतर कदम उठाए जिससे कि हमारी रैंकिंग में क्या हुआ? सुधार हुआ है।
पड़ोसी देश पाकिस्तान के 4 शहर और चीन का एक शहर दुनिया के शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को देखें जो पॉइंट हमें याद करने चाहिए। देखिए, दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत में असम का शहर बर्निहाट, दिल्ली है, पंजाब का मुल्लापुर है, हरियाणा का आपका फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में लोनी, इसके अतिरिक्त नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, राजस्थान में गंगानगर है, भिवांडी है और हनुमानगढ़ शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 35% भारतीय शहरों में वार्षिक पीएम जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 10 गुना अधिक है। असम और मेघालय की सीमा पर स्थित शहर बर्निहाट में प्रदूषण का उच्च स्तर स्थानीय कारखानों से निकलने वाले उत्सर्जन कारण है, जिसमें शराब निर्माण, लोहा और इस्पात संयंत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली की बात की गई है। दिल्ली साल भर उच्च वायु प्रदूषण से जूझती है और सर्दियों में यह समस्या और भी बदतर हो जाती है, जब प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, धान की पराली इत्यादि। तो देखिए, पराली जलाने, पटाखे फोड़ने से निकला धुआं और अन्य, एक सेकेंड, तो देखिए, पराली जलाने, पटाखे फोड़ने से निकला धुआं और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोत मिलकर या जो सोर्स हैं मिलकर हवा की गुणवत्ता को खतरनाक बना देते हैं। भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की उम्र अनुमानित जो है वो 5.2 वर्ष क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। मतलब किसी को 60 साल जीना है तो वो 55 साल से पहले ही खत्म हो जा रही है, उसकी डेथ हो जा रही है। पिछले साल प्रकाशित लॉसेंट प्लेनेटरी हेल्थ अध्ययन के अनुसार 2009 से 2019 तक भारत में हर साल लगभग 15 लाख लोगों की मौत संभावित रूप से दीर्घकाल तक PM 2.5 प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण हुई। अब बात कर लेते हैं PM 2.5 है क्या, तो इसको भी समझ लीजिए। PM 2.5, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, तो 2.5 माइक्रोन से छोटे वायु प्रदूषण कणों को संदर्भित करता है PM 2.5, जो फेफड़ों और रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में समस्या, हृदय रोग और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। वायु प्रदूषण के सोर्सों में या स्रोतों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और लकड़ी या पराली को जलाना शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत ने वायु गुणवत्ता डेटा संग्रह में प्रगति की है, लेकिन पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास डेटा है, अब हमें कार्रवाई की आवश्यकता है। कुछ समाधान जो आसान समाधान है वो क्या किए जा सकते हैं और जो किए जा रहे हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन को LPG तरलीकृत पेट्रोलियम गैस से बदलना। भारत के पास इसके लिए एक पहले से एक योजना है जिसे हम लोग उज्ज्वला योजना के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हमें अतिरिक्त सिलेंडरों पर और सब्सिडी देनी चाहिए। पहला सिलेंडर मुफ्त है, लेकिन सबसे गरीब परिवारों खासकर महिलाओं को अधिक सब्सिडी मिलनी चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा और बाहरी वायु प्रदूषण कम होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि और क्या उपाय हो सकते हैं। शहरों में सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करना और कुछ कारों पर जुर्माना लगाना इसमें मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन और दंड का मिश्रण आवश्यक है, जो हमारी कार्रवाइयाँ इसके लिए होनी चाहिए। ठीक है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की पूर्व महानिदेशक ने कहा कि अंत में उत्सर्जन कानूनों को सख्ती से लागू करना महत्वपूर्ण है। उद्योगों और निर्माण स्थलों को शॉर्टकट अपनाने के बजाय नियमों का पालन करना चाहिए और उत्सर्जन में कटौती करने के लिए उपकरण स्थापित करने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरी रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि भारत के कितने शहर इसमें जो है शामिल है। तो हमने बात की टॉप के जो 20 शहर है उसमें से 13 शहर जो हैं वो भारत के हैं, और भारत जो है वर्ल्ड लेवल पे देखें तो 5वां सबसे प्रदूषित देश है। 2023 वाली रिपोर्ट में तीसरे नंबर पे था, इस बार 5वें नंबर पे है। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है पूरे विश्व का और भारत का, तो वो है असम का बर्नीहट्टा। ठीक है, ये कहाँ पे है, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। और दिल्ली जो है आपका सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है पूरे विश्व की। इसके अतिरिक्त हम लोग ये जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो उन उपायों के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो ये आपकी मुख्य परीक्षा में काम आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, आगे एक यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये संगठन है कौन कौन से, इन संगठनों के नाम याद रखिएगा। इन संगठनों में एक है आपका उमर फारूक की अध्यक्षता वाली आवामी एक्शन कमेटी ASC, और दूसरी है मसरूर अब्बास अंसारी नीत जम्मू कश्मीर इतिहादुल मुस्लिमीन JKIM शामिल हैं। ठीक है, देखिए, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के इन 2 संगठनों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, जिसे शॉर्ट में हम लोग UAPA कहते हैं, इसके तहत इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है,
अधिसूचना में कहा गया है कि यह संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में भी संलिप्त है जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। तो आप बस इतनी चीज याद रखिएगा कि ये दो संगठन हैं जिन पे ये प्रतिबंध लगाया गया है और किस अधिनियम के तहत लगाया गया, इसको भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 मार्च को कहा कि 2027 तक देश के उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट राज्य के सभी राज्यों की राजधानी जो है वो ट्रेन, विमान व सड़क से जुड़ जाएगी। केंद्र सरकार ने भारत का सबसे बड़ा रेल कम रोड ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया है। इसी प्रकार अरुणाचल को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, रेलवे का 100% विद्युतीकरण और असम से भूटान तक रेल लाइन बन रही है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला हम लोग देख लेते हैं एक विधेयक जो है या बिल जो है लोकसभा में पेश किया गया जिसका नाम है आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025। ठीक है, ये है किस लिए? भारत में अवैध दस्तावेज के जरिए प्रवेश करने वालों पर लगाम लगाने के लिए इसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। अब इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उन प्रावधानों को देख लेते हैं कि इसमें किन चीजों की बात की गई है। पहली चीज ये याद रखिएगा कि ये जो विधेयक लाया गया है इसके तहत जो पूर्व के 4 अधिनियम हैं उनको खत्म करके उसके जगह मतलब या कह सकते हैं उन चारों को मिला करके इसके तहत कर दिया जाएगा। अब ये 4 अधिनियम कौन से हैं जिनकी जगह ये लेगा? तो इसमें आपका है पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और अप्रवास अधिनियम 2000 को निरस्त कर एक व्यापक अधिनियम बनाया जा रहा है। तो ये 4 कौन से अधिनियम पहले के जिनको रिप्लेस किया जाएगा तो इनके नाम याद रखिएगा चारों के। पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और अप्रवास अधिनियम 2000। ठीक है, अब प्रावधानों की बात कर लेते हैं। इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार नियम प्रक्रिया को अत्याधुनिक बनाने का प्रावधान किया है। इसकी मदद से अवैध अप्रवास को रोका जा सकेगा। अगर कोई तय नियमों का उल्लंघन करता तो संबंधित व्यक्ति को 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। इसमें प्रवेश को प्रतिबंधित करने, प्रस्थान को रोकने और विशिष्ट क्षेत्रों तक पहुंच को प्रतिबंधित करने की शक्तियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निर्धारित समय से अधिक समय तक रहना, वीजा प्रावधानों का उल्लंघन करना जैसे मामलों में 3 साल की सजा, 3 लाख जुर्माना या दोनों ही प्रकार की सजा का प्रावधान है। ठीक है, और यह विधेयक अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले व देश के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों पर रोक लगाएगा। इसके माध्यम से उनके नाम परिवर्तन, संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्रों में उनकी आवाजाही पर रोक जैसे प्रावधान शामिल हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो नया कानून है ये पुराने 4 कानूनों को इसमें जोड़ा गया है या उनको रिप्लेस करके इसको लाया गया है। वो कौन से हैं? हमने अभी ऊपर बात की, 4 हैं। पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और अप्रवास अधिनियम 2000। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला आर्टिकल है विश्व ग्लूकोमा दिवस के बारे में। हम यहाँ पे बात करेंगे विश्व ग्लूकोमा दिवस और जो ग्लूकोमा क्या होता है उसके बारे में, महत्वपूर्ण है। तो देखिए विश्व ग्लूकोमा दिवस जो है 12 मार्च को मनाया जाता है, 12 मार्च को। तो देखिए एम्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई आधारित एक उपकरण बनाया है जिससे ग्लूकोमा व रेटिनोपैथी की जांच जो है वो घर बैठे संभव होगी। आशा कार्यकर्ता के जरिए इस उपकरण से सभी की जांच की जा सकेगी। एम्स ने यह प्रस्ताव सरकार से किया है। एक फोटो से ही पता लगाया जा सकेगा कि मरीज में ग्लूकोमा है कि नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्लूकोमा के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लूकोमा को काला मोतिया या आंखों का चोर भी कहा जाता है। ये आंखों की ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आंखों की रोशनी छीन लेती है। बताया जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर तनुज ने बताया कि देश में 1.2 करोड़ मरीज काला मोतिया का शिकार। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोमा को अन्य नाम से किसे जानते हैं? काला मोतिया या आंखों का चोर कहते हैं। तो काला मोतिया का शिकार है। यह आंखों की नसों की बीमारी है। इसमें लक्षण आते ही नहीं है, इसलिए यह घातक है। हर 40 से अधिक उम्र के कुल करीब 40% लोगों में यह बीमारी है, जबकि इनमें से 90 से 95% से अधिक लोगों को पता ही नहीं चलता। इसलिए जरूरी है कि नियमित जांच हो। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि इस समस्याएं क्यों बढ़ती हैं, इसके रीजन क्या है? तो बढ़ते तनाव, मधुमेह, अधिक स्क्रीन टाइम सहित मतलब बहुत ज़्यादा टीवी देखना या मोबाइल इत्यादि देखना या कंप्यूटर चलाना, अधिक स्क्रीन टाइम सहित अन्य कारणों से नेत्र रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मधुमेह के कारण भी काला मोतिया या रेटिनोपैथी से नेत्रहीनता के मामले बढ़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा रोड एक्सीडेंट से संबंधित कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। अभी लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में ये आंकड़े जो है निकल करके आए हैं। तो देखिए देश में राजमार्गों ने वाहनों की रफ्तार बढ़ा दी है। इन मार्ग पर तेज रफ्तार दौड़ते वाहनों के लिए देश भर में 13,795 स्थल ऐसे या रोड ऐसी हैं जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।
जहाँ सबसे अधिक सड़क दुर्घटना होती है उसे ब्लैक स्पॉट कहा जाता है। इस श्रेणी में सबसे ऊपर की श्रेणी में आने वाले राज्यों में जो है जहाँ पे सबसे अधिक घटनाएं होती हैं इस प्रकार की या इस प्रकार के ब्लैक स्पॉट हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और तमिलनाडु के राज्य शामिल हैं। तो टॉप के राज्य यहाँ भी देखिए ऊपर लिखा सबसे खतरनाक क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम व तमिलनाडु शामिल हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, जबकि सबसे सुरक्षित वालों में कौन से हैं, तो सबसे सुरक्षित वालों में आप देखेंगे चंडीगढ़, अंडमान, चंडीगढ़ है, अंडमान है, मिजोरम है व दमन दीव सुरक्षित राजमार्गों की श्रेणी में शुमार हैं। हाल ही में लोकसभा के पटल पर पेश की गई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। तो रिपोर्ट के अनुसार जो है कुल ऐसे 13,795 ब्लैक स्पॉट हैं जहां पे दुर्घटना की संभावना सबसे अधिक है। इन जगहों में सबसे अधिक आपके पश्चिम बंगाल में है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है और फिर तेलंगाना है। नहीं, संख्या आप देखें, पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर आपका तेलंगाना है, फिर तमिलनाडु है। ठीक, इसके अतिरिक्त जो सबसे कम है जहां पे वो कौन कौन से हैं, तो दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे सुरक्षित मार्ग की श्रेणी में अंडमान में 4 हैं ऐसे जगह, चंडीगढ़ में 7 हैं, दमन दीव में 1 है और मिजोरम में केवल 2 ही मार्ग असुरक्षित श्रेणी में आते हैं। देश में ऐसे दुर्घटना वाले मार्ग की सुधार किया जा सके इसके लिए भी कुछ अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार योजनाओं को लागू किए जाने की बात की गई है। जैसे कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे इसके लिए सड़क संकेतक, जैसे अल्पकालिक योजनाओं में सड़क संकेतक, क्रैश बैरियर, मध्य मार्ग को बंद करना और यातायात नियंत्रण जैसे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, यहाँ कुछ अन्य आंकड़ों को देखिए। केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में बीते सालों हुए सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की औसतन जो आयु है, एवरेज एज जो है वो 25 से 35 साल है। मतलब सबसे अधिक लोग जो है इसी एज ग्रुप के लोग मरते हैं। वर्ष 2021 में कुल 1,53,972 लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी, जबकि यह आंकड़ा 2022 में बढ़कर के 1,68,491 हो गया है। और इसमें सबसे अधिक परसेंटेज 25 से 32 साल वालों, मतलब 25 से 32 आयु वाले लोगों की रही है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, देश भर में 200 डे कैंसर केयर सेंटर खुलेंगे, इसके बारे में ये जानकारी दी है स्वास्थ्य मंत्री जो जेपी नड्डा जी हैं, इन्होंने राज्यसभा में जानकारी दी है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक, देखिए ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, ये फैक्ट जो हैं, 2025-26 तक 200 डे केयर सेंटर, डे कैंसर केयर सेंटर खोलने का मतलब लक्ष्य है, जहां मरीजों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और अगले 3 सालों में सभी जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उच्च सदन के प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर स्वास्थ्य सेवा को किफायती, सुलभ और न्यायसंगत बनाने की कोशिश कर रहा है। जेपी नड्डा जी ने हाल ही में आई लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के उपचार में बड़ा योगदान दिया है और इस कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग के 30 दिनों के भीतर कैंसर का इलाज शुरू हो गया है। बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट, जो अभी केंद्रीय बजट आया है 2025-26 का, उसमें हर जिले में डे कैंसर केयर सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जो केंद्रीय बजट आया है उसमें हर जिले में डे कैंसर केयर सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। जो इन्होंने बताया कि 2025-26 तक देश में 200 डे कैंसर केयर सेंटर बनाए जाएंगे और फिर अगले 3 सालों में हर जिले में ये बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने बताया कि 22 विभाग में 22 एम्स जो हैं, एम्स जो अस्पताल हैं, इसमें पूर्ण ऑन्कोलॉजी विभाग हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, ऑन्कोलॉजी क्या होता है? इस तरह के प्रश्न पूछता है कि शब्द देता है और ये किससे संबंधित है, ये पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑन्कोलॉजी कैंसर से जुड़े अध्ययन, इसके अतिरिक्त निदान, उपचार और अनुसंधान से जुड़ी चिकित्सा की एक शाखा है। तो इसके अतिरिक्त सभी केंद्रीय अस्पतालों में कैंसर के उपचार के लिए ऑन्कोलॉजी विभाग हैं। उन्होंने कहा कि झज्जर एम्स, जो हरियाणा के झज्जर में जो एम्स है, इसमें यहाँ पर देश का सबसे बड़ा 700 बिस्तरों वाला कैंसर सेंटर है, जहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कैंसर के सभी उपचार उपलब्ध हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनके द्वारा बताया गया गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो NHM है के तहत स्वास्थ्य को एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और एक्टिवल बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पर जोर दिया जाता है
और सरकार की ओर से इसके लिए कई तरह से सहयोग दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसकी योजना नीचे से बनाई जाती है, मतलब बॉटम टू टॉप ये योजना चलती है, ठीक है, जिसमें देखा जाता है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किस तरह की ज़रूरत है, उनके अनुसार यह प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत होता है। यह प्लान इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत होता है। इसके तहत देखा जाता है कि आरोग्य मंदिर को इमारत, मानव संसाधन, उपकरण में से किसकी ज़रूरत है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और आंकड़ा दिया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली शोध कंपनी मेयरकाम कैपिटल ने कहा कि भारत में बीते साल सौर क्षमता में रिकॉर्ड 25.2 गीगावाट की वृद्धि हुई है। इसका कारण कंपनियों ने उन परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी दिखाई जिनमें देरी हो रही थी। अमेरिकी कंपनी ने, ये जो शोध कंपनी मेरिकॉम कैपिटल है, ये अमेरिकी कंपनी ने, इसने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2023 के दौरान 8.3 गीगावाट, 1 गीगावाट बराबर 1000 मेगावाट होता, ध्यान रखिएगा, सौर क्षमता जोड़ी गई थी। पिछले साल में 2024 में 25.2, उसके पहले 2023 में 8.3 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी गई थी। मैरीकॉम इंडिया सोलर मार्केट रिपोर्ट में कहा गया कि विलंबित परियोजनाओं के चालू होने से 2024 में सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे यहाँ पे अगला जो है वो है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का आपने नाम सुना होगा, एलन मस्क का नाम सुना होगा, उन्हीं की ये कंपनी है, ठीक है। स्पेस एक्स के साथ एयरटेल का उपग्रह संचार सेवा के लिए समझौता हुआ है। देखिए, दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने कहा है कि उसने भारत में अपने ग्राहकों को स्टारलिंक के तहत उच्च गति वाली इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए एलन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेस एक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता इस लिहाज से अहम है कि भारतीय एयरटेल का उपग्रह के जरिए इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर स्टारलिंक के साथ विवाद चल रहा था। एयरटेल स्टारलिंक की प्रतिद्वंदी फर्म यूटेलसैट वन वेब में 21.2% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरधारक भी है। वन वेब को भारत में परिचालन शुरू करने की अनुमति मिल गई है और वह सेवाएं शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन का इंतजार कर रही है। भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और वाइस चेयरमैन गोपाल बिट्टल ने अपने बयान में कहा कि भारत में एयरटेल के ग्राहकों को स्टारलिंक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेस एक्स के साथ काम करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह अगली पीढ़ी की उपग्रह कनेक्टिविटी के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिट्टल ने कहा कि यह सहयोग भारत के सबसे दूरदराज के इलाकों में भी विश्वस्तरीय तेज गति वाला ब्रॉडबैंड लाने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। देखिए, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो दूरसंचार की सेवाएं हैं आपको वो सेटेलाइट के माध्यम से दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक न्यूज है, ये है कि एक आयोजन हुआ है नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो बेस्ट 2025। याद रखिएगा कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है आपका अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ठीक है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किस संस्था ने किया है, वो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा जो है, इसमें या जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो बेस्ट 2025 था, इसमें भारत की समृद्ध कृषि विरासत और जैविक क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है। जैविक बाजार में भारत की वैश्विक पहचान बढ़ाने के लिए एपीडा ने चावल, तिलहन, जड़ी बूटियां, मसाले, दालें और मेवे सहित विभिन्न जैविक उत्पादों को प्रदर्शित किया था, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक अध्ययन आया है, महत्वपूर्ण है, इसको आप मेंस वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन के संबंध में या कृषि के संबंध में। देखिए, इसमें कहा गया कि धान के बजाय बाजरे और मक्के की खेती अधिक लाभदायक है। ये जो अध्ययन किया है हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के अनुसंधानकर्ताओं की एक टीम ने ये अध्ययन किया है। इसमें कहा गया है कि किसान अगर धान के बजाय बाजरा, मक्का और ज्वार जैसे वैकल्पिक अनाज की खेती करें तो जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पादन में आने वाली कमी को 11% तक, कितनी 11% तक कम किया जा सकता है और इससे किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। यह दावा नवीनतम अध्ययन में किया गया है। देखिए, भारत में किसान आर्थिक रूप से लाभदायक होने के कारण धान की फसल उगाना पसंद करते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश देश में धान उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शीर्ष राज्यों में हैं। इस अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और वर्षा में होने वाले बदलाव धान उत्पादन को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे भविष्य में गर्मी बढ़ने से खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसी विशेष फसल की कितने रकबे में बुआई करनी है, इसका निर्णय किसान बाजार में फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के आधार पर करते हैं, जिससे उनकी आय और लाभ पर संभावित रूप से असर पड़ता है। अनुसंधान पत्र लेखकों ने नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में लिखा कि फसल क्षेत्र का अनुकूलित आवंटन जलवायु प्रेरित उत्पादन हानि को 11% तक कम कर सकता है या फसल क्षेत्र को बनाए रखते हुए किसानों के शुद्ध लाभ में 11% तक सुधार कर सकता है। उन्होंने
लिखा है कि धान के लिए निर्धारित फसल क्षेत्रों को कम करके तथा वैकल्पिक अनाजों जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, तो इनको वैकल्पिक अनाजों के लिए आवंटित क्षेत्रों को बढ़ाकर ऐसे सुधार संभव होंगे। अनुसंधान पत्र लेखकों ने कहा कि संभावित आय वृद्धि से निष्कर्ष किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं तथा उन्हें धान के स्थान पर जलवायु अनुकूल फसलों की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि यह अध्ययन नीति निर्माताओं के लिए किसानों के निर्णयों को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों पर विचार करने तथा जलवायु परिवर्तन फसलों की खेती को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। ठीक है, इसमें अनुसंधानकर्ताओं ने जो है वो मानसून मौसम के दौरान बोई जाने वाली 5 फसलों का अध्ययन किया। अब ये 5 फसल कौन से हैं? ये 5 फसल याद रखिए किन पे अध्ययन किया गया है। ये था आपका रागी था, मक्का, बाजरा, धान और ज्वार। तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सी फसल खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, तो याद रखिएगा रागी, मक्का, बाजरा, धान और ज्वार ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। इस प्रकार से यदि आप पेपर लगातार पढ़ते हैं तो आपको इस तरह के बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है भारत के प्रधानमंत्री की मॉरिशस की जो 2 दिवसीय यात्रा है। देखिए, मॉरिशस का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 मार्च को। तो उस स्वतंत्रता दिवस के जो मुख्य अतिथि के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर जो है भारत के प्रधानमंत्री को मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। ये अभी तक का मोदी जी को जो है 21वां वैश्विक सम्मान है और ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान मतलब मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। ये याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, प्रधानमंत्री जब वहाँ गए हैं तो उन्होंने वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं राम गुलाम और उनकी पत्नी बीड़ा को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड प्रदान किया है और उन्होंने कहा कि मॉरिशस में रहने वाले भारतीय समुदाय की 7वीं पीढ़ी को भी OCI कार्ड देने का फैसला किया गया है। ये याद रखिएगा। और क्या चीज़ें मोदी जी ने कही है उसको भी थोड़ा सा यहाँ याद रखिएगा। इसको आप IR वाला जो मेंस का पेपर होता है वहाँ पे आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस को भारत और ग्लोबल साउथ के बीच एक सेतु करार दिया। उन्होंने कहा कि मॉरिशस सिर्फ एक साझेदार देश भर नहीं बल्कि भारत के परिवार का हिस्सा है। मोदी जी ने वहाँ की जो राजधानी पोर्ट लुइस में एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मॉरिशस मिनी इंडिया की तरह है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वहाँ ध्यान रखिएगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नवीचंद्र राम गुलाम हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मनीला से गिरफ्तार किया गया है। अब क्यों गिरफ्तार किया गया है उसको भी देख लेते हैं और इनका नाम क्या है। इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है ना कि अभी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह के कई बार प्रश्न पूछ लेता है करंट अफेयर में। देखिए, मानवता के खिलाफ अपराध के एक मामले में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC के आदेश के बाद फिलीपींस की पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे को जो है 11 मार्च को मनीला के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। फिलीपींस सरकार ने यह जानकारी दी कि इस मामले में डुटेर्टे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने वारंट जारी किया था। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि डुटेर्टे को हांगकांग से आने के बाद गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तार क्यों किया गया इनको? देखिए, इनका जो कार्यकाल था राष्ट्रपति के रूप में नवंबर 2011 से 16 मार्च 2019 तक, डुटेर्टे के कार्यकाल में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के तहत की जो हत्याएं की गई थी बड़े पैमाने पर, उसी की जांच हो रही है। उसी केस में इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है। अब चलते हैं आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर शीर्ष हथियार आयातित देशों में भारत दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। इसके बारे में देखिए, एक स्वतंत्र वैश्विक थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी की एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये बताया गया है, इसमें यही बताया गया है कि चूंकि आप देखेंगे 2020 से जो है रूस और 2020 से नहीं, अन्य मतलब डायरेक्ट युद्ध में तो बाद में उलझा है, परंतु रूस और यूक्रेन 2020 से ही एक दूसरे से उलझे हुए हैं, युद्ध में उलझे हुए हैं। तो 2020 से 24 के दौरान प्रमुख हथियारों का
दुनिया का सबसे बड़ा आयातक जो है वो कौन हो गया है? यूक्रेन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? वो आपका यूक्रेन है, और दूसरे नंबर पे जो है भारत है। भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे है। और इसमें बताया गया है कि भारत के आयात में 2015-19 से लेकर 2020-24 के बीच में 9.3% की कमी दर्ज की गई। मतलब कि हम जो है क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अपने की हैं ज़्यादा कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आंकड़े देखिएगा कि जो वैश्विक हथियार निर्यात है उसमें अपनी हिस्सेदारी को अमेरिका ने 43% तक बढ़ा दिया है, जबकि रूस के निर्यात में 64% तक की गिरावट आई है। और 2020-24 की अवधि में यूक्रेन जो है प्रमुख हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया, जिसका आयात 2015 से 19 की तुलना में लगभग 100 गुना क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे आखिरी में भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में देख लीजिए। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI पर लगाया गया निलंबन जो है हटा दिया है। देखिए, मंत्रालय ने संचालन संबंधी गतिविधियों में खामियों के कारण 24 दिसंबर 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया था। अब इसे फिर से इसका जो निलंबन रद्द करके इसे रिस्टोर कर दिया गया है। इतनी चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।